हेलो दोस्तों, आज हम सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कक्षा 8 की छात्रा मीना ने पूछा, अगर पौधे रात में CO2 छोड़ते हैं तो हम रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोते? शिक्षक के रूप में सबसे वैज्ञानिक उत्तर क्या होगा? आइए हम कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है इसका रीजन। एक सेकेंड, हम कहाँ गया? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जो ये दिन के समय, डे टाइम के समय क्या करते हैं? डे टाइम के समय इनका जो होता है, ये डे टाइम के टाइम फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, आप लोग जानते हैं। आइए हम लोग और फोटोसिंथेसिस के समय ये क्या इनको जो इन्वायरमेंट से चाहिए, इनको चाहिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए। ठीक है, जो कि इसका ये जिसकी सहायता से क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। रात के समय लेकिन इनका प्रोसेस उल्टा हो जाता है। रात में ये CO2 क्या करते हैं? रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। आइए हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले क्या होता है। ठीक, तो जो फोटोसिंथेसिस का जो फार्मूला होता है वो होता है, इसके लिए हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हमने बताया, जो कि ये एनवायरनमेंट से लेते हैं। और ये जो बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं, किसके? सनलाइट के प्रेजेंस में इनको सनलाइट चाहिए। ठीक है, ठीक है, कैसे ये सनलाइट चाहिए, जिसकी प्रेजेंस से ये बनाएंगे ग्लूकोज। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। C6H12O6 और क्या बनता है? प्लस H2O बनता है। क्या मतलब? वाटर बनता है, और प्लस ऑक्सीजन बनती है। ठीक, अगर इसको हम बैलेंसिंग कर दें तो C6 आगे लग जाएगा और H12। ठीक, तो ये इसका बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया। ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं रिलेशन में, जो कि अगर देखा जाए तो रात में ये इनको CO2 की मात्रा ये रात में निकालते तो हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में निकालते हैं। मतलब बहुत कम निकालते हैं, इतना कम निकालते हैं कि मतलब कोई प्रभाव विशेष खास नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बंद कमरा रहेगा तो पड़ सकता है। तो अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है, नगण्य होती है और खतरा कम होता है। ऑप्शन 2 इसका है, सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, होता है नहीं। फोटोसिंथेसिस होता है वो डे टाइम में होता है। फोटोसिंथेसिस होता है कब होता है? ठीक है, वो दिन समय में होता है, डे टाइम में। ठीक, रात में नहीं होता, क्यों? रात में सूरज होता नहीं, तो ये डे टाइम में होता है। ठीक, नाइट में नहीं होता। ठीक, नाइट में नहीं होता। ठीक, और एक पेड़ से CO2 की मात्रा इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि क्या है, इस पर कोई असर नहीं रहता। घने जंगल में, बंद जगह में हो तो समस्या ही कोई नहीं होगी। आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 3 बीकर। क्या है? 3 बीकर है हमारे पास। ठीक है, 3 बीकर कौन कौन से हैं? 3 बीकर हैं ABC। ठीक है, क्या ले लिया गया है? ABC। ठीक, आगे देखते हैं। फिर क्या? तांबा है, क्रमशः इसमें क्या है? तांबा। ठीक है, क्या डाला गया है? तांबा। जिंक, ठीक है, जिंक डाला गया है। ठीक है, और चांदी। ठीक है, क्या डाला गया है? चांदी, यानी इसको हम Ag भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और तांबा को कॉपर क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होगा अगर इनमें हम क्या डालें? छड़ें हैं, इनकी छड़ें हैं, तीनों में क्या डालते हैं? FeSO4। इसका क्या डालते हैं? FeSO4 का क्या डाल दिया गया? घोल दिया गया। FeSO4 एक सल्फ, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। ऑप्शन देखते हैं। अगर हमें पता होगा कि इसका जो रिएक्शन होता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम का होता है, यानी के का जो रिएक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है, सोडियम का उससे कम, Ca यानी कैल्शियम का सबसे कम, मैग्नीशियम का उससे कम, एल्युमिनियम का उससे कम, जिंक का सबसे कम, उससे कम। मतलब यहाँ पर ये रिएक्शन आपको दिख
रही होगी, मतलब कौन कौन सा किसका सबका रिएक्शन, मतलब ये उस पैटर्न पे लिखा गया है, मतलब रिएक्शन के बेस पे दिया गया है कि किसकी प्रतिक्रिया सबसे कम होगी। तो सबसे कम देख रहे हो जिंक का, यानी जिंक हमारा सबसे लास्ट में दिख रहा है, यानी इसलिए जिंक और प्लस मतलब अगर देखा जाए तो Zn प्लस FeSO4 बनाएंगे तो बनता तो है ZnSO4 प्लस FeCu, और Ag और Fe से कम क्रियाशील है। अगर देखा जाए तो Ag Fe से अगर यहाँ पर रिएक्शन देखा जाए तो Ag Fe लास्ट में आता है, ठीक है। इसलिए आपका जो आंसर होगा बी इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा इसका, ठीक है, बी ऑप्शन सही है, यानी बी मतलब आपका सबसे ज़्यादा, यानी जिंक क्या करेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करेगा। मतलब जिंक का रिएक्शन अगर देखा जाए तो चांदी से ज़्यादा होता है, ठीक, चांदी से ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न NCF 2005, NCF क्या होते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तथ्य याद करना नहीं भैया, NCF जो हमारी होती है रटने पर रोट लर्निंग का विरोध करती है, मतलब रोट लर्निंग रटना मना है, रटना मना है, यानी रट नहीं सकते कोई चीज़ लर्न करके नहीं, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है, खेल कूद के माध्यम से सिखाना है, ठीक है, प्ले के माध्यम से सिखाना है, ठीक है। लेकिन जो रटना है यानी लर्निंग प्रोसेस को अगर हम देखा जाए तो लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, जो लर्निंग है ये नहीं है, लर्निंग क्या है, नहीं है, ठीक, एक्टिविटी है, प्ले है, इसके माध्यम से हमको सिखाना है, जिससे क्या होता है, बच्चों का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, ठीक। ऑप्शन इसका अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य याद करना नहीं है, ठीक, यानी इसका मतलब तथ्य याद करना ये गलत है, ठीक है, परीक्षा पास करना ये भी गलत है, वैज्ञानिक बनना ये है, लेकिन इसका बहुत सही आंसर नहीं माना जाएगा क्योंकि NCERT बहुत सटीक आंसर मानती है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका सही आंसर होगा, ठीक। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आँखों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है कार्निया, ठीक, कार्निया आँखों के आगे होती है, ठीक है, एक पतली सी मतलब जो वॉल्व होता है कुछ ऐसे होता है कार्निया, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आँखें होती हैं तो उसके आगे होता है कार्निया। रेटिना कहाँ होती है, रेटिना सबसे पीछे होती है, अगर इसका आई बॉल का अगर फिगर ऐसे बनाया जाए, ठीक है, तो आई बॉल, तो यहाँ पर आपका लेंस होता है, ठीक है, और यहाँ पर रेटिना सबसे पीछे भाग पे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, सबसे पीछे, यानी एकदम यहाँ पर रेटिना पाई जाती है, यहाँ पर रेटिना, ठीक है, रेटिना जो कि सीधे कहाँ से जुड़ी होती है, जो सीधे जुड़ी होती है नर्व सेल से। रेटिना कहाँ जुड़ी होती है, सीधे नर्व सेल से जुड़ी होती है, नर्व सेल से, जो कि दिमाग, अब नर्व सेल आपका ब्रेन को क्या कराता है, सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है, ब्रेन को आपको सिग्नल देता है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो आपका जो फिगर होता है वो रेटिना पे तो बनता है, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। रेटिना पे बनता है लेकिन कैसा बनता है, जो फिगर होता है वो फिगर उल्टा बनता है। फिगर कैसा बनता है, उल्टा बनेगा। फिगर कैसा बनेगा, फिगर आपका जो होता है उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये हमारा जो सिग्नल होता है वो ब्रेन देता है। कौन देता है, ब्रेन देता है। कौन देता है, ब्रेन देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5वां प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे कि हर क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो हमें पता है कि न्यूटन ने ही नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। उन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, पहला नियम दिया था, दूसरा नियम दिया था, तीसरा नियम दिया था।
पहला नियम है जड़त्व का नियम। क्या है? जड़त्व का नियम, यानी इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। कौन सा होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। दूसरा है F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा होता है एक्शन एंड रिएक्शन। कौन सा नियम है? एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पर है आपका जो एक्शन एंड रिएक्शन मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, ये तीसरा आंसर है। यानी कोई भी वस्तु अगर हम उसको बल लगाएंगे तो वो वस्तु अपने ही अपोजिट दिशा में उतना ही बल लगाती है, तो उसको बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन। ये इसके लिए इस हिसाब से इसका आंसर तीसरा सही होगा। अगर देखा जाए तो हम दिवाली के समय जो रॉकेट जलाते हैं तो वो क्या करती है? नीचे की ओर गैस फेंक छोड़ती है और ऊपर की ओर उड़ती जाती है। ठीक, यानी ये क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, आते हैं दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रकार से छठवां प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखेंगे। छठवां प्रश्न है कि अम्ल क्षार को हम जब मिलाएंगे दोनों को तो क्या बनेगा? तो बनाएगा, ठीक है, साल्ट बनेगा प्लस जल बनेगा यानी वाटर बनेगा। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहता है। हमें पता है जब NaCl, क्या चीज़? NaCl, यहाँ पर हम ध्यान देखेंगे तो जो NaCl है सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, और NaCl प्लस क्या नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा NaCl बनेगा, यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। NaCl नहीं है, HCl है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाएंगे तो ये बनाएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा? प्लस H2O। क्या बनेगा? प्लस H2O पानी बनेगा। ठीक, जो कि क्या होता है, यानी ये इसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो चींटी अगर हमारे पैर पे काटती है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? उस पर बेकिंग सोडा लगाते हैं। और बेकिंग सोडा क्या लगाता है? जो आपके जो, क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक एसिड, ठीक है, फार्मिक एसिड क्या करता है? उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। NaO सोडा है ना, कास्टिक सोडा का काम करता है। NaO है और HCl एसिड है, और जब एसिड और सोडा मिलते हैं यानी बेस मिलता है यानी एसिड। ठीक है, अगर देखा जाए तो एसिड, ठीक है, एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये मिलते हैं तो क्या करते हैं? रिएक्शन जो आता है न्यूट्रलाइज आता है, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उदासीन कर देता है, जिससे आपका जो चींटी का दर्द होगा वो समाप्त हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, एक सेकंड, क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो पहला है ऑप्शन दिया है विद्युत प्रेरण, दूसरा दिया है विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, जूल का ताप नियम, ओम का नियम। ऑप्शन इसका दूसरा सही है, धारावाही चालक पर यानी चुंबकीय बल। ठीक, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जनरेटर इसके उल्टा काम करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है विद्युत मोटर। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एनाफ्लीज मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? तो ये हम लोग जानते हैं, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है। मादा एनाफ्लीज क्या होता है? मलेरिया मच्छर को कैरी करता है। ठीक है, एक
उसके जो एक बैक्टीरिया छोड़ता है जिसका नाम है फ्लाइजोमीडियम, ठीक है। क्या फैलाता है? फ्लाइजोमीडियम फैलाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको मलेरिया रोग हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ताप का फार्मूला क्या है? आइए इसके बारे में समझते हैं बहुत आसान से। ताप यानी प्रेशर, पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको बल बटा क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? बल, फोर्स बटा, ठीक है, क्षेत्रफल बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है, ठीक। अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल क्या है, यानी पी जो है ये प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और सेकंड है अगर ध्यान से देखें तो जो प्रेशर होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है। यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो फोर्स है क्या है, फोर्स आपका प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आपका, और जो जितना बल लगाओगे उतना हमारा फोर्स बढ़ेगा, यानी फोर्स सॉरी जितना प्रेशर लगाओगे उतना फोर्स बढ़ेगा, ठीक। यानी प्रोपोर्शनल का सिंबल ये बताता है एक जैसा हम लेफ्ट हैंड में करेंगे सेम हमारा राइट हैंड में करेगा, यानी प्रेशर बढ़ाओगे तो फोर्स हमारा बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है उल्टा, मतलब अपोजिट, यानी प्रेशर आप लगाओगे, एरिया आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो प्रेशर क्या होगा, आपका घटेगा। एरिया आपका 1/में है, यानी एरिया आप बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे कि अगर मान के चलो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मतलब कहा गया है कि एक लड़की है और एक हाथी है। तो लड़की ने हील पहनी है और हाथी है, तो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किसका फोर्स लगेगा, तो जो हील होती है, हील का जो एरिया होता है कम होता है। लेकिन जो हाथी होता है, हाथी का पैर कैसा होता है, चपटा होता है, देखे होगा आपने, हाथी का पैर कैसा होता है, बड़ा सा होता है, ठीक। लेकिन हील कैसा हो, हील पतली होती है। तो जिसका अभी हमने बताया जिसका एरिया ज़्यादा है, हाथी के पैर का एरिया कैसा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, और इसका कम दिख रहा है। तो जब हाथी का एरिया ज़्यादा है तो एरिया भी मैंने बताया, जब एरिया ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है भैया, यानी प्रेशर इसमें कम होगा, यानी पी क्या हो जाएगा, पी यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसमें आपका एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर पी क्या हो जाता है, यहाँ पर पी बढ़ जाएगा, यानी एरिया कम होने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। एरिया कम होने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? किसका? कोशिका। कोशिका मतलब सेल, ठीक, सेल का पावर हाउस। आइए हम सेल के बारे में थोड़ा समझते हैं। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था, जो कि एक कॉर्क में पाया गया था, ठीक है, प्लांट सेल में पाया गया था, ठीक है। प्लांट सेल में सबसे पहले हुक ने खोजा था। किसने खोजा था? हुक ने खोजा था सबसे पहले, हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। दो प्रकार की होती हैं कोशिकाएं, ठीक है। पहला तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कैसा? यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर के लिए कहा जाता है, यूनिसेलुलर यानी एक जो होते हैं बैक्टीरिया के लिए यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये होते हैं यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर सेल के लिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल से बने होते हैं उनके लिए हम यूकैरियोटिक को करते हैं। अब जो सेल होता है उसके अंदर, जो सेल के दो टाइप हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके अंदर आपके सारे जीव आते हैं, यानी सिंगुलर सेल के सारे जो जीव होते हैं एक कोष की, जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, जो मल्टी सेल से बने होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक में रखा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी अगर हाँ, जो हमारे जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, यूकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक, आपका जो सेल है, ये मान लो आपका ह्यूमन सेल है, तो इसमें कई सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक। यहाँ आपका जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस आपका सेंटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस सेंटर पे पाया जाता है। इसके बगल में ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। बीच में आपका साइटोप्लाज्मा भरा होता है। यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे तो ये एक
साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है।